तो ये एक स्टूडेंट है हमारे साथ, ये ऑलरेडी हमारे साथ एंगेज हैं। इन्होंने हमारी सर्विसेज के लिए हमें हायर किया हुआ है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो इस स्टूडेंट ने ज्वाइंट एप्लीकेशन को ब्रेक किया है। ज्वाइंट एप्लीकेशन को क्रैक करने के बाद एडमिशन वहाँ की यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आया है। तो इनका एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा है और किस टाइप की हर्डल्स इन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस फेस की हैं और कितना टफ एग्जाम रहता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आपने इस ज्वाइंट एप्लीकेशन में बैठना है, ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी इस स्टूडेंट के साथ। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते। तो सबसे पहले मैडम मैं ये पूछूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ब्यास गाँव से, ठीक जो है। कि तो जलंधर के पास। हाँ, तो आप को हमारे बारे में कहाँ से पता चला था, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? सर मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मुझे सजेशंस आ रही थी क्योंकि मैं फिनलैंड के बारे में सर्च कर रही थी, तो आपकी वीडियोस पॉपअप हो रही थी, तो मुझे जेन्युइन लगा, तो मैंने आपका नंबर वहां से लिया और फिर आपको कॉल किया। नहीं, ड्यूरिंग द जब हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं और आप ब्यास, ये नियर बाई हमारे हैं, जहाँ पे ये सेंटर में पड़ता है अमृतसर और जलंधर के। तो जब यस। आप वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, हमारे जैसे सिचुएशन आए, अनदर कंसल्टेंटों के भी सिचुएशंस आते होंगे फिनलैंड के ऊपर, हाँ। तो आपको यस कैसे रियलाइज हो गया, आपको कैसे जजमेंट आ गई कि हम आपके काम को कर सकते हैं? सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत ज्यादा क्लियर और कट टू द इन्फॉर्मेशन थी, कोई कोई एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ठीक मुझे लगा कि दिस इज रिलायबल। फिर मैंने ठीक कॉल किया, फिर मुझे वहां से भी जो असिस्टेंस मिली, मुझे लगा नहीं, मतलब डिपेंडेबल है। ठीक ठीक। तो आपने इसके अलावा भी किसी कंसल्टेंट से डिस्कशन की होगी बिफोर हमें एंगेज करने से पहले भी? यस सर, देयर वाज अ कंसल्टेंट जो कि यूरोप, आई वोंट हाँ, मेंशन द नेम, ठीक बट ठीक उनके साथ ठीक से बना नहीं। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा आपका कि आपको जजमेंट है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। और वो ही स्टूडेंट इसको क्लियर कर सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा रहता है। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी एग्जाम। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार इस शब्द को रिपीट करता हूं कि वहां का एग्जाम ब्रेक करना लाइक ए गवर्नमेंट सर्विस लेना है इंडिया के अंदर, आइदर वो बैंकिंग की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू है, यूपीएससी की है, व्हाट्सोएवर है, इस टाइप का। और इस टाइप का वो टफ एग्जाम आता है और इवन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। और इवन आप, आई थिंक, तो आपने बीएससी की हुई मैडम, क्या किया हुआ है आपने? यस, मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की है। बायोलॉजी से की हुई है। आयल्स में कितने बैंड है आपके? मेरे आइल्स में 8 बैंड्स आए थे, बट दे आर एक्सपायर्ड नाउ। ओके ओके। तो ये देखिए कि कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, 8 बैंड इन आयल्स, उसके बाद जजमेंट ली है कि विच इज द गुड कंसल्टेंट जो स्पेशली फिनलैंड को डील करता है। इवन फिनलैंड से रिलेटेड ही हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ कंट्रीज की वीडियोस हैं। फिनलैंड में तो स्पेशलाइजेशन है ही हैं। अगर आप मुझे जर्मनी के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, इटली के बारे में, स्वीडन के बारे में, नॉर्वे के बारे में, इवन कनाडा के बारे में पूछेंगे तो सब फैक्ट बताएंगे कि आपके लिए ये चीज बेटर रहेगी। तो देखिए, आप जैसी प्रोफाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके माइंड में एक ही कंट्री है, कनाडा। ठीक है। यस सर। उसके बाद या ऑस्ट्रेलिया है, चलो जेडे बेचारे रह जाते हैं। अच्छा, जो उनसे भी रह जाते हैं उनको सब लोग यूके भेज देते हैं। तो आप यस सर। पढ़े लिखे हैं, आप ये बीएससी आपने की हुई है, 8 बैंड है आपके पास, तो व्हाई नॉट दीज कंट्री? आपको फिनलैंड में ऐसा क्या दिखाई दिया कि आप इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इतने अच्छे परसेंटेज भी है और इतने आयल्स भी है? उसका कुछ रीजन बताइए हमें। सर फिनलैंड चूज करने के कपल ऑफ रीजंस थे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ना कंट्रीज के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, सो मैंने देखा कि जॉब पॉसिबिलिटीज क्या हैं और कहाँ ज्यादा मतलब मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और एक रीजन ये भी था कि मेरी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। ठीक है। और फर्स्ट, बट एज अ कंट्री बहुत अच्छा है, आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखेंगे इंटरनेट पे तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है, उनके सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो जेंडर गैप को लेके हो गई या फिर चाहे एजुकेशन को लेके हो, दे टॉप इन एवरीथिंग। ओए तो होए। सर दैट्स हाउ the country choose करी। तो एजुकेशन, वहां की एजुकेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है फिनलैंड में? सर एजुकेशन बहुत अच्छा है, आप इवन स्कूलिंग को ले लीजिए, वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स आजकल निकल रहे हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में है।
तो उनका काफी चीजें अच्छी लगी मुझे सर, और मैंने सर उनके रिसर्च पेपर्स भी देखे थे काफी। ग्रेट ग्रेट, और बहुत अच्छा लगा आप इतनी रिसर्च करने के बाद डिसीजन लिया है। कोई भेड़ चाल नहीं है। भेड़ चाल मैं किसको कहता हूँ, चलो यूके की ओर ही। मेरे पास ऐसे बच्चों के फोन्स आते हैं, आप जैसी प्रोफाइल्स वाले बच्चे यूके में चले गए। अच्छा, वहां से कहते हैं यार यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा, यहाँ पे हम फंस गए हैं, अभी हम कहीं और रिलोकेट कर दीजिए, हमें फिनलैंड ले आइए, हमें वहां पे ले आइए। वो आफ्टर रीचिंग देयर ऐसी रिसर्च करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को, बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री फॉर एनी टाइप ऑफ स्टडी, दे नीड टू मेक लाइक दैट टाइप ऑफ रिसर्च जैसी ये हमारे स्टूडेंट ने की है। तभी आप अपने लाखों रुपए और अपना कीमती टाइम बचा पाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको सल्यूट भी करता हूं कि आपने ये ब्रेक किया है। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस एग्जाम में बैठे थे, और आई थिंक सो हमारे ज्वाइंट एप्लीकेशन में 6 या 7 बच्चे क्लियर हो पाए हैं। तो ये ज्वाइंट एप्लीकेशन में आपने प्रीवियसली भी एग्जाम दिया था या नहीं दिया था? कब से अप्लाई कर रहे हैं फिर बताना है हमें। कितने टाइम से आप फिनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं? ओके सर, सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सल्यूट, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत इज लाइक एटलीस्ट लास्ट में मैटर रखती है। सो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, बट ग्रेट। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी टेस्ट के बारे में। आई डेंट इवन नो कि टेस्ट को मैं फिल अप करने जा रही हूँ, उसके लिए फिनिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अच्छा। सो बिकॉज बट मैंने उसमें पहला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया था, बट सेकंड फेज जब इंटरव्यू वाला आया देन उसके बाद मुझे फिनिश में बोलने के लिए उन्होंने बोला। बट अच्छा। आई वॉज बट आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट, मुझे मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे फिनिश का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक ठीक। बट लेटर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट क्राउन इमिग्रेशन के साथ भरा। देन आई मतलब आई वाज रिलैक्स, क्योंकि फिर मैं एटलीस्ट 2 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन करी है इस टेस्ट के लिए। एंड आई हैड अ मैथ्स टीचर, आई हैड अ टीचर फॉर अ लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मेरे घर पे आगे मेरे पढ़ाते थे। तो बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो टीचर, सो उनके कॉन्टैक्ट की वजह से मुझे अच्छे टीचर्स मिल गए। तो आप, तो इस अच्छा, जिस बच्चे ने फिनलैंड में डालना है उसमें पेशेंस कितनी चाहिए? सर पेशेंस तो चाहिए, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली इतनी अच्छी कंट्रीज में जाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो देखिए। बिकॉज दे ऑल्सो, हाँ हाँ मैडम बोलिए। यस सर, बिकॉज के जो जो बच्चा आ रहा है वहां से वो अच्छा बच्चा हो, और या फिर मतलब वेल अवेयर्ड हो, वो भी किसी ऐसे बच्चे को नहीं ले लेंगे। ठीक 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 ठीक। तो ये देखिए कि इतनी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट इन्होंने क्लियर किया है। कुछ बच्चे पहले ही फेडअप हो जाते हैं, तो पता नहीं सर क्या है, हो नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चे को। अगर ये आप अगर एडमिशन कनाडा में डालो, यूके में डालो, ऑस्ट्रेलिया में डालो, वहां पे स्टीरियोटाइप वर्क है। आपने बंडल बनाया भेज दिया, यूनिवर्सिटीज को पैसे चाहिए, तो दे विल इमीडिएटली सेंड एडमिशन। तो यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ, वीजा डाला, वीजा आ गया। दिस इज वेरी इजी, हम्म। एवरी पर्सन कैन डू इट वेरी इजीली। बट फिनलैंड हुआ, बहुत सारी स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, वहां पे बच्चे का अपना जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एडमिशन नहीं आ पाएगा। तो इसके अंदर आपका एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आया है? सर मेरा बीएससी नर्सिंग में आया, और थैंकफुली मुझे वही चाहिए था, तो बट सर हाँ। ने, बट फिर भी जो सर काम कर रहे थे उन्होंने मुझे सजेशंस दी थी कि आप किसी और यूनिवर्सिटी मतलब और कोर्सेज में भी डाल दो, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट और कुछ और। बट हमने फर्स्ट 4 प्रायोरिटीज यही रखी थी कि हम फर्स्ट कोर्स होंगे वो नर्सिंग ही रखेंगे। तो सो आई देखिए एम ये ग्रेट। बीएससी ऑलरेडी आपने बायोटेक्नोलॉजी से की हुई है, उसके बाद फिर दोबारा बीएससी नर्सिंग में करने के लिए जा रहे हैं। इसको मालूम है स्टूडेंट को कि नर्सिंग का वहां पे क्या स्कोप है और क्या सैलरीज है, क्योंकि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में डिमांडेड है। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सर मेरी यूनिवर्सिटी सावोनिया यूनिवर्सिटी है, जो कि कोपियो में लाई करती है, तो, सिचुएटेड है। तो आपका जो नर्सिंग का एग्जाम दिया था उसमें कौन कौन से पार्ट थे, थोड़ा बताएंगे? यस सर, सर मेनली उसमें 4 पार्ट थे फर्स्ट रिटन फेज में। पहला लॉजिकल, फिर मैथ्स, उसके बाद एथिकल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देयर वाज वन मोर जो इंग्लिश था। तो आपको मालूम है कि हमें हर एक पार्ट के अंदर अपने पासिंग मार्क लाने पड़ते हैं? यस सर, सर वहाँ पे जब हमें फॉर्म जैसे सर ने मेरा फिल किया था, तो सर ने मुझे सारी पीडीएफ इंफॉर्मेशन बना के भेजी थी कि हाँ उसमें कितने मिनिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है। अच्छा, सो अगर इट कोई, वाज हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एक पार्ट में फेल हो जाता है, दूसरे में अच्छे नंबर ले लेता है, तो क्या चांसेस रहते हैं एडमिशन के, आपको मालूम है इसके बारे में?
यस सर, मालूम था मेरे को, सर ने बताया भी था, मैंने पीडीएफ भी पढ़ी थी कि हाँ अगर आप एलिजिबल मार्क्स नहीं लेकर आ पाते, मिनिमम मार्क्स जितने उन्होंने रखे हैं फॉर कट ऑफ एग्जाम्पल, तो फिर आपका सारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे एग्रीगेट करके 81 आए थे, जो कट ऑफ थी वो 61 की थी फॉर हेल्थ केयर। आउट ऑफ कितने से? सर 100 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। तो देखिए, एग्जाम ब्रेक करने के बाद एडमिशन नर्सिंग में मिला है। तो उसके बाद अभी हम आते हैं फीस के ऊपर। तो कितनी फीस आई है इस प्रोग्राम की आपकी पर सेमेस्टर? सर पर वैसे तो सर जो नॉर्मल फीस है वो 8,000 यूरो है पर ईयर। हम्म। बट एक्चुअली अगर हमने जल्दी सीट एक्सेप्ट कर ली तो हमें एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिला है, तो 8,000 से हमें कट ऑफ करके हमें 4,800 अब पे करनी है, जो कि इंडियन अकॉर्डिंग लाइक 4.5 लाख रुपए होता है। नहीं, 4.5 लाख रुपया पर ईयर की पर सेमेस्टर की? नहीं सर, पर ईयर। पर ईयर की 4.5 लाख रुपया? यस सर। तो अभी ये देखिए, अर्ली वर्ड डिस्काउंट भी लिया है। और फिनलैंड जैसी कंट्री में 4.5 लाख रुपए में नर्सिंग करने के लिए ये स्टूडेंट जा रहा है। तो ऐसी कंट्री आपको मिलेगी। और नर्सिंग की फीस आप यूके में चेक करें, आप कनाडा में चेक करें, आप ऑस्ट्रेलिया में चेक करें, आप न्यूजीलैंड में चेक करें, वहां पर नर्सिंग की फीस जो है ये लेकर चलिए 18 लाख से लेकर 20-20 लाख रुपए की साल की है। और आप जिस यूनिवर्सिटी में आप नर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ, कनाडा जैसे जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया जैसे से कंपेयर करें। आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सेविंग्स हुई हैं और आपकी एजुकेशन कितनी बेस्ट है उन कंट्री से। और आप फिनलैंड का पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो हमारे ये ऑडियंस देख भी रहे हैं इस वीडियो को, कि आपको पता चल जाएगा कि फिनलैंड का पासपोर्ट भी इन सब कंट्री से कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सारी की सारी चीजें उन्हीं को मालूम है जो रिसर्च करते हैं बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। पढ़ने के लिए बच्चों ने जाना है, ये नहीं है कि मैं वहां पर सर जाके वर्किंग करूंगा या मैं पीआर करूंगा। अभी तो पीआर की पॉलिसी भी काफी लीनियट की है फिनलैंड में, आपको मालूम है ये भी? यस सर। सर हाँ। पहले अभी सर opinion का नहीं पता, बट आई नो कि आफ्टर 4 years यू कैन गेट पीआर इजीली। तो इवन दे आर आल्सो कंसिडरिंग योर स्टडी टाइम फॉर पीआर, यू नो दिस थिंग? यस सर, यस हाँ। आई नो दिस। हाँ, तो आपको ए टाइप रेजिडेंसी मिल रही है। और आपको मालूम है यहाँ पे वर्किंग राइट्स क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? यस सर, अप टू 25 hours इन अ वीक a student can work। हाँ, यहाँ पे 30 आवर्स, 30 घंटे। अभी 30 घंटे, ओके। अभी 30 घंटे इन्होंने किए। तो पोस्ट स्टडी परमिट के ये बारे, हाँ, पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में मालूम है यहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट कितना मिलता है स्टूडेंट्स को? सर पोस्ट अभी तो सर 1 year और 1 year टू से ज्यादा नहीं, है टू कुछ। टू 2 इयर्स का है अभी। अब इन्होंने टू ओके। इयर्स का किया है। अभी ये 6 महीने पहले ये न्यू चेंजेस लाई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने। मैं और इसमें वीडियो के थ्रू एक नई आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। येस्टरडे, येस्टरडे मीन संडे, आज मंडे है, मैं दिल्ली में था। दिल्ली के अंदर 10 फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज आई हुई थी, उनके साथ मैंने मीटिंग की है वहां पे। वहां पे बहुत सारी चीजें, दे आर गोइंग टू चेंज ए नंबर ऑफ थिंग्स for the international student in the coming days. They are introducing a pilot project. Some universities ने अभी पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने वाली हैं कि अभी हम आप स्टूडेंट्स को एडमिशन इस वे से देंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ती हैं। आपको मालूम कितनी एप्लीकेशंस पड़ी होंगी वर्ल्ड वाइड कंट्री से ज्वाइंट एप्लीकेशन में? सर आई वाज गोइंग ऑन यूट्यूब, मुझे लगा 14-15 हजार से नहीं ज्यादा ही नहीं, होंगी आई। नहीं। 70,000, 70,000। ओ माय गॉड। ओके। पूरे वर्ल्ड से 70,000 एप्लीकेशंस पड़ी थी। और उसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 7,500 है। ओके। तो ये यस सर। तीन वैकेंसीज हैं। और अभी फिलहाल जब मैंने यूनिवर्सिटी से मीटिंग की कल जेस्टरडे, मैंने उनसे यही डिस्कशन की। मैंने कहा आप कैसे इतनी एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं, ना कोई आप एप्लीकेशन फीस लेते हैं, इतनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आपने इतना अपना काम क्यों बढ़ाया हुआ है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्क कर दिया है। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस ला रहे हैं। अगर ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर भी हम अब एप्लीकेशन फीस रखेंगे। पहले तो वही जो सीरियस, हाँ, कि सीरियस स्टूडेंट ही अप्लाई करें, क्योंकि फ्री होने के कारण सब जो नोट नहीं भी एलिजिबल वो भी ऐसे अप्लाई करते रहते हैं, तो वो रखेंगे। यस। कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये भी बताया है कि हमने आने वाले टाइम में एक क्राइटेरिया रख देंगे। अगर बच्चा सीबीएसई का है या आईसीएसई का है या जीसीएसई बोर्ड का है या आईबी डिप्लोमा है, तो उसको विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम
विदाउट एनी इंटरव्यू दे कैन डायरेक्टली गिव द एडमिशन, इवन ओके, विदाउट, रोलिंग। हाँ इवन विदाउट एनी ये क्या कहते हैं इंटरव्यू। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये ऐसे अपने सिस्टम बनाए हैं, वो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। तो बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगर फिनलैंड में आपने एडमिशन लेना है। और एडमिशन बाकी जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं या पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें, मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको बता सकता हूँ कि आपका एडमिशन कहाँ पर सिक्योर हो सकता है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। तो अभी हम ग्रुप डिस्कशन के ऊपर आते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन यस। में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या हमने कोई एक दो टिप्स भी प्रोवाइड किए थे हमारे स्टाफ ने, या बस वैसे ही रजिस्टर्ड कर लिया उसके बाद कुछ नहीं? यस सर, मैंने पूछा था अपने क्या कहते हैं वीजा ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझे 4-5 टॉपिक्स दिए थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ठीक हाँ ठीक, ये प्रिपेयर कर, बट दीज वर नॉट श्योर कि हाँ यही टॉपिक्स आएंगे। वेरी सो गुड। टॉपिक्स कॉमन थे, बट मैंने 5 के 5 प्रिपेयर किए थे, बट उसमें से कोई टॉपिक नहीं आया। टॉपिक सोशल मीडिया पे था, बट मुझे उससे पहले सर ने एक ईमेल फॉरवर्ड की थी जो यूनिवर्सिटी से आई थी। उसमें लिखा हुआ था कि आपके इंटरेक्शन के मार्क्स लगेंगे, आपके इंग्लिश के मार्क्स लगेंगे। सो मैंने उन्हीं पॉइंटर्स पे फोकस किया। वेरी सो गुड। द बेस्ट वाज इन ग्रुप डिस्कशन में कि आई वाज, मैंने काफी सोच के गई थी कि मैं डिस्कशन ओपन करूंगी, मैं कंक्लूड करूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो मैं कहना चाहूंगी एप्लीकेंट्स को कि डोंट बी स्केर्ड कि अगर आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं जाती हैं, इट्स फाइन, बट गिव योर बेस्ट। तो मैंने फिर अच्छे से इंटरेक्शन करी थी एप्लीकेंट के साथ, और एप्लीकेंट सारे अच्छे थे। इट्स नॉट ठीक दैट कि कोई मतलब बुरा था या किसी को इंग्लिश नहीं आती थी या ठीक कोई ठीक नहीं बोल पा रहा था। ठीक बट ठीक। मार्क्स उनके थे जो पॉइंटर्स उन्होंने लिखे हुए थे ईमेल पे। सो आई वुड से कि ईमेल में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिस पे वो जज करने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करिए ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत इंटरेक्शन की काफी लगती है। बहुत बहुत अच्छी आपने एक इसके अंदर चीज भी कही कि हमने आपको पॉइंट शेयर्स किए थे, लेकिन पॉइंट्स के अंदर कोई भी टॉपिक के बारे में उन्होंने डिस्कशन नहीं की, अनदर टॉपिक था। अभी कुछ स्टूडेंट्स यस। पेरेंट्स समझ नहीं पाते, अब वो हमारे यस पास सर। आते हैं ना, अगर मैंने उनको 70 क्वेश्चन दे दिए ना कि ये 70 क्वेश्चन है, इसमें से रलते मिलते अपने व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटीज पूछती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नॉट इन फिनलैंड अनदर कंट्री। तो अगर समटाइम्स कहीं आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन बच्चे से पूछ लेते, तो पेरेंट्स समटाइम्स बच्चा कंफ्यूज होता है, सर आपने ये क्वेश्चन मुझे बताया नहीं। तो यस। देखिए आईक्यू लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, उसमें क्या चेक करते हैं? आपका आईक्यू और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू। अभी आपको अगर अनदर चीज उस नहीं भी लिखी है, पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपने उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करनी है। उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट का नाम तो पूछना नहीं है, वहां की इकोनॉमी के बारे में तो पूछना नहीं कि हाँ वहां पे हमारी क्या जीडीपी है। वो आपसे रिलेटेड ही आपका सिलेबस पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन पूछ सकते हैं। तो ऐसे जनरल चीजें पूछते हैं। तो अभी मैं ये भी पूछूंगा कि बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर क्रैकिंग दिस जॉइंट जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है? सर आई वुड से कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, या फिर जो आपको वीजा ऑफिसर असाइन हुआ है उससे पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। कोई कुछ भी मत छोड़िए। उसके बाद सर अच्छे से प्रिपेयर करिए, एटलीस्ट जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन लगा के प्रिपेयर फॉर इट एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू इट। कि हाँ 2 मंथ्स पहले आप 100% प्रिपेयर करके चलिए। ठीक ठीक और सर और ऊपर से कुछ टाइम का भी होता है कि फिनिश यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है अपने टाइम पीरियड को लेके, वो थोड़ा भी डिले करती हैं। ठीक सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एजेंट को पैसे दे दिए, मुझे 15,000 या यस। 20,000 रुपया दे दिया, तो अभी सारा कुछ एजेंट नहीं करना है? नो सर, एक्चुअली आई वाज सो मतलब कंसर्न फैक्ट बताना थोड़ा। है, फैक्ट बताना है कि बच्चे का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे बताइए। यस। क्योंकि पता बच्चों पेरेंट्स को क्या है कि ये देखो मैंने फिर बता दिया, ये कनाडा नहीं है, ये यूके नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अच्छी कंट्री में जाना है आपने पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास एमबीबीएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आपकी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको मैं शेंगन कंट्रीज में भी भेजता हूँ एमबीबीएस के लिए। उनके भी इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैंने अगर उसका हंगरी में डाल दिया या चेक रिपब्लिक की मेडिकल यूनिवर्सिटी में डाल दिया है, तो समझो कि सतीश जी अभी 100% उनका एडमिशन सिक्योर कर देंगे एमबीबीएस के लिए। तो वहां के एग्जाम तो बच्चे को क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ये रशिया नहीं है, ये यूक्रेन नहीं है, ये बेलारूस नहीं है कि जहाँ पे 100% एडमिशन मिलते हैं। तो उसमें बताइए कि बच्चे का रोल कितना है?
सर यू आर 100% राइट। मैं तो सर अपनी एप्लीकेशन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर रखता था ये चीज। तो इसी हम्म। वजह से मैंने तो अपने वीजा ऑफिसर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और थैंकफुली उन्होंने मुझे मतलब कभी मेरे टेक्स्ट इग्नोर नहीं किए, मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन दी है अच्छे से। ठीक सो आई वुड से कि हम बी अलर्ट, स्टूडेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसी की फाइल है एट द एंड। ठीक 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 तो ठीक। ठीक है। तो मैडम ने बार बार वीजा ऑफिसर का नाम लिया है। वीजा ऑफिसर की जो इनकी फाइल को क्रॉन इमिग्रेशन में डील करता है, उनसे इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जो हमारा स्टाफ वीजा फाइलिंग करता है। तो वो एक कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन स्टूडेंट एंड कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल सकती है। तो आपसे रियली डिस्कस करके बहुत ही अच्छा लगा है। तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि इस स्टूडेंट जैसी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको आपकी बेस्ट से बेस्ट कंट्री, आपको बेस्ट से बेस्ट डेस्टिनेशन मिल सकती है। तो मैं भगवान से भी प्रेयर करता हूं कि आप का जल्द से जल्द रेजिडेंसी परमिट आए और आप जितनी जल्दी हो वहां जाकर सक्सेस हों। थैंक यू मैडम।